जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि प्रत्येक रविवार के दिन हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस चालक सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह मेगा मॉक टेस्ट रामबाण होता है। साथियों, यह ओपन लेवल पे मेगा मॉक टेस्ट होता है, जिसमें अदर स्टेट के साथ साथ बिहार के सभी जिला के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हजारों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, उस बीच में आपका रैंकिंग भी पता चल पाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन का हम फटाफट एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी इस मुहिम में नहीं जुड़ पाए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर पे व्हाट्सएप में हाई करना है। जो नंबर है 7979045782। आप जैसे ही व्हाट्सएप पर हाई करेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, सारा का सारा लिंक आपको मिल जाएगा और आप सब में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, आज का क्वेश्चन CSVC के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। जिस भी अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया है, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, आप लोग ऐसे बस इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जा करके इस टेस्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, टेलीग्राम जुड़ करके। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं और 40 क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट के हैं। जो 60 क्वेश्चन जीके जीएस का है, ये एनालिसिस किया जाएगा मेरे द्वारा, और जो 40 क्वेश्चन है वो किया जाएगा आनंद सर के द्वारा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करना होगा करिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी अपडेट दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट अपडेट दिया जाता है। तो आइए साथियों, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है ना। चलिएगा साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इमेज बड़ा होने की वजह से क्वेश्चन ये वाला आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। चलिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं इसको पढ़ देता हूं इस पे, है ना। उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यातायात पुलिसकर्मी दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़ा है तो इसका अर्थ क्या है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग इसको देख लीजिए इमेज में बढ़िया से। क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि यातायात पुलिसकर्मी दोनों हाथ उठाकर ऊपर खड़ा है तो इसका मतलब क्या है। ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाहनों को चलने की अनुमति, दूसरा कह रहा है कि संकेत बदलने के लिए, तीसरा कह रहा है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, और चौथा कह रहा है आगे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संकेत बदलने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से ट्रेंड किया जाता है। उनको बताया जाता है कि अगर संकेत बदलने वाला हो, अर्थात जो ट्रैफिक का साइन है लाल से पीला, पीला से हरा या हरा से लाल, लाल या पीला होने वाला है, ऐसे स्थिति में जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए सिपाही कर्मी हैं, उनको पहले से पब्लिक को सचेत करना होता है, ड्राइवर को सचेत करना होता है, इस प्रकार से इशारा करके। साथियों, आपको बता दूं, ट्रैफिक पे कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर खड़ा हो जाने के बाद वो बिल्कुल अपने गाड़ी को बंद कर लेता है। उसे लगता है कि रेड लाइट है तो अब बहुत देर के बाद क्या होगा, ऑन होगा। या बहुत ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनका क्या होता है, ट्रैफिक में उनका ध्यान भटक जाता है। तो उनके ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो इस तरह से इशारा करके उनको सचेत करते हैं कि आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए, अब ट्रैफिक का जो लाइट है, ये लाइट क्या है, बदलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उस इशारे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। साथियों, पीछे से आने वाले वाहनों के लिए रोकने के लिए कुछ इस प्रकार से इशारा किया जाता है ना। ये हाथ नीचे रहता है और ये इस तरह से रहता है। सामने से अगर सामने से कोई वाहन आ रहा है, उसको रोकना हो तो इस तरह से इशारा किया जाता है ना, सामने से रोकने के लिए। कोई VIP गाड़ी आ रहा है तो VIP गाड़ी के लिए इशारा अलग तरीका से किया जाता है। अलग अलग इशारा है। जब इसका सांकेतिक चिन्ह का इसका स्पेशल
क्लास होगा आनंद सर के द्वारा तो वो आपको बताएंगे। ट्रैफिक चिन्ह वाला जितना भी हम आपको बताए हैं, वीडियो हम बनाए हैं, सारा का सारा ट्रैफिक चिन्ह भारत सरकार परिवहन वाला हम बता दिए हैं। आप लोग वह वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो क्वेश्चन वहीं से क्या होगा, फंस जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इसको बनाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। इसका अगर रासायनिक सूत्र बोला जाए तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है। कहीं कहीं पे 2H2O लिख देता है, तो आपको उसके लिए कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर मैं बात करूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य क्या होता है, तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य मोल्डिंग बनाने में किया जाता है, मूर्ति के निर्माण में किया जाता है। किसी का पैर का हड्डी टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। ये मार्केट में क्या है, बहुत ही आसानी से क्या होता है, अवेलेबल होता है। आप देखेंगे घर का जहां पे डिजाइन बनता है, मोल्डिंग बनता है घर के आगे, वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई में साथियों, चौसा की लड़ाई में ये पराजित किया था शेरशाह ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो चौसा है, चौसा आधुनिक बक्सर जिला में है। 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में चौसा के मैदान में जो शेरशाह सूरी था, जिसे शेर खां के नाम से जाना जाता है, या शेरशाह ने यह पराजित किया था, शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और ठीक इसके एक साल बाद आप देखेंगे 1540 में निर्णायक युद्ध होता है, अर्थात इन दोनों के बीच में एक और युद्ध लड़ा जाता है। जो युद्ध होता है आप देखेंगे कन्नौज के मैदान में, है ना, कन्नौज, जिसे हम लोग बिलग्राम भी कहते हैं, ये युद्ध भी होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और दोनों युद्ध में आप देखेंगे शेरशाह क्या रहता है, विजयी रहता है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। साथियों एक चीज आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का टॉपिक वाइज प्रत्येक दिन रात को हमारे द्वारा फ्री में क्लास कराया जा रहा है यूट्यूब पे, जो आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण होगा। आप लोग प्रत्येक दिन रात को 9 बजे कॉपी कलम लेकर के बैठ जाया कीजिए। आज भी रात को 9 बजे हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक जो 100 टॉप 100 क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, उसका एनालिसिस किया जाएगा, अर्थात मैराथन किया जाएगा। संपूर्ण ज्योग्राफी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इस मुहिम में जुड़िए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। और जिस हिसाब से क्लास चल रहा है रात में, उस हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगा। इसके अलावे अगर आपको पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपका 40 नंबर ट्रेड भी कमजोर है, जीके जीएस भी कमजोर है, और प्रतिदिन आप टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो साथियों आप लोगों के लिए हम एक व्यवस्था भी किए हैं। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था किए हैं भाई मेरे, तो आप लोगों के लिए हम लोगों के द्वारा जो बैच चलाया जा रहा है, इस बैच को आप लोग जरूर परचेज कीजिए। आपका यह जीवन बदलने वाला बैच है। यह बैच का जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस है, नॉमिनल प्राइस है, 599 प्राइस है। और 599 में हम आपको 100 टेस्ट दे रहे हैं। आप सोचिए, पूरा 100 टेस्ट दे रहे हैं और कंप्लीट बैच आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 599 में। इसके अलावा जो अभ्यर्थी सिर्फ मेगा मॉक टेस्ट 100 लगाना चाहते हैं, वो सिर्फ लगा सकते हैं 299 में। प्रतिदिन आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट, रैंकिंग, कटअप, हर चीज हम लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो आप लोग इस बैच में जुड़िए, यह जीवन आपका बदल देगा, यकीन मानिए। आपके लिए आप ये मत सोचिए कि हम 599 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों ये सोचिएगा कि 500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे अपना 599 रुपया, तो आपका वर्दी क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाकर के सीडीए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सीडीए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग इस बैच को जरूर खरीदिए, है ना। मैं इसलिए फोर्स करता हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इस बार बिहार पुलिस में चालक सिपाही के भर्ती में अगर 4361 सीट है, तो 4361 सीट सिर्फ और सिर्फ सीडीए के प्लेटफॉर्म से रिजल्ट हो, ऐसा मेरा सोच है। तो उस हिसाब से हम लोगों की जो टीम है दिन रात एक करके मेहनत अभ्यर्थियों के ऊपर क्या कर रही है। तो आप लोग इस मुहिम में जुड़िए, एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आइए और फिर आने के बाद साथियों अपना जीवन बदलिएगा। बाकी
आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना। मार्केट में बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको गुमराह किया जा रहा है, वहां पे अच्छा कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप उसी चक्कर में आप फंसे हुए हैं। अगर एक बार फंस गए हैं वहां पे तो फिर आ जाइए निकल के, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक बार और इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। चलिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया, है ना। किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको आंसर मारे हैं अकबर, अकबर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर से करवाया? तो साथियों, निर्माण करवाया किसने? निर्माण तो पहले फतेहपुर सीकरी का जो किला है उस किले को बनवाया था अकबर ने, लेकिन उसमें जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है वह उसका संगमरमर करवाने का कार्य किया था जहांगीर। आपको बता दूं साथियों, जो जहांगीर है, जहांगीर का नाम है सलीम, बचपन का नाम क्या है? सलीम। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस बादशाह को सलीम के नाम से जाना जाता है, तो ये जहांगीर को जाना जाता है सलीम के नाम से। जहांगीर कौन था? तो साथियों, जो अकबर है, अकबर महान का पुत्र था जहांगीर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अकबर ने ही इस जहांगीर का नाम रखा था सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। किसके नाम पे? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। साथियों, आपको बता दूं कि जो अकबर था, अकबर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आगरा के किले से प्रत्येक दिन यह शेख सलीम चिश्ती के दरगाह अर्थात फतेहपुर सीकरी में यह प्रत्येक दिन पैदल जाया करता था और मन्नत मांगता था शेख सलीम चिश्ती से कि हमें आप दुआ दीजिए कि हमें पुत्र रत्न की क्या हो? प्राप्ति हो। और फाइनली, है ना, जो अकबर है, अकबर को सलीम के रूप में एक बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है, और यही जो सलीम है जहांगीर कहलाता है, या यही जहांगीर क्या कहलाता है? सलीम कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस बच्चे के लिए अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में बरसों पैदल जाया करता था, बहुत लंबी दूरी तय करके वो जाया करता था, उसी पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद आप देखेंगे उसी का पुत्र बाद में इसके जीवन लीला को अर्थात अकबर के जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास करता है। तो साथियों, ये दुनिया का रीत है ना, कि बाप जिस बेटे को जन्म देता है, बेटा जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसी बाप को मारने के लिए क्या करता है? सोचने लगता है। और अकबर अपने अंतिम दिनों में बहुत ही दुखदाई जीवन इसने क्या किया है? काटा है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अकबर है, अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, है ना। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसने फतेहपुर सीकरी नामक शहर को बसाया, पहला फैक्ट्स याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट्स याद रखिएगा, इसने आगरा के किला का निर्माण किया, आगरा का किला, है ना, आगरा का किला का इसने निर्माण कार्य करवाया, है ना, या बनवाया। इसके अलावा जो इलाहाबाद का किला है ना, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, तो जो प्रयागराज का किला है ना, इसका भी निर्माण कार्य इसी ने करवाया, अकबर ने करवाया। ये दो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी के कैंपस में ही इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यह बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है? शामिल है। और यह जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? बनवाया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में ही इसने दीवान ए आम और दीवान ए खास नामक बिल्डिंग का भी इसने निर्माण करवाया था। दीवान ए खास और दीवान ए नाम, ये भी याद रखिएगा, दीवान ए आम, है ना। इसके अलावा जो जोधाबाई का महल है, इसने ही क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लाहौर में भी इसने एक किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इस बात को याद रखिएगा, अकबर के द्वारा कौन कौन सा। इसके अलावा पंचमहल है, पंचमहल का भी निर्माण किसने करवाया था? साथियों, अकबर ने ही करवाया था। तो अकबर के इतने सारे निर्माण कार्य हैं जो अक्सर सवाल में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, जो शाहजहां का काल है, शाहजहां का काल, या शाहजहां का काल मुगलों के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग से तात्पर्य क्या है? तो भाई मेरे, स्थापत्य कला के स्वर्ण युग से तात्पर्य यह है कि जो बिल्डिंग निर्माण का कला था, अर्थात जो मकबरे बन रहे थे उस समय, उस मकबरों में
या उस समय के बिल्डिंग निर्माण कला में जो सबसे सर्वोत्तम बिल्डिंग बनाया गया वह बनाया गया शाहजहां के समय में। जैसे आप लोग देखे होंगे आज के समय में जो ताजमहल है, ताजमहल विश्व के 7वें अजूबे में क्या है, शामिल है। जिस प्रकार से उस समय ताजमहल चमकता था, है ना, चांदनी रात में, उसी प्रकार से अभी भी ताजमहल क्या हो रहा है, चांदनी रात में चमक रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण इसी ने करवाया, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली का लाल किला इसी ने बनवाया, है ना, दिल्ली का लाल किला। इसके अलावा जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया, है ना। तो इसके निर्माण से ये भी सवाल पूछा जाता है। इस फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। जो आगरा का किला है, आगरा का किला का निर्माण करवाया किसने, आगरा का किला का निर्माण करवाया अकबर ने, अर्थात आगरा में भी एक लाल किला है, उसका निर्माण करवाया अकबर ने। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, एक मेरा सोच है, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार हमसे जीएस पढ़िए, है ना, और एक बार आप जीएस पढ़ लेंगे ना, आपका सारा हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कम से कम इतना तो जरूर कर देंगे कि आपको जीके जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और जो हम लोग का एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, जिस हिसाब से जितना डिटेलिंग हम आपको बता रहे हैं और जितना मेन मैटर आपको फैक्ट्स पढ़ा दे रहे हैं, सब एग्जाम में फंस जाएगा और आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 599 वाला बैच आपके लिए एकदम रामबाण है। आप लोग बिना सोचे समझे आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा, है ना। कहा जाता है ना कि आप इस बैच को लेंगे तो आपके हाथों कभी निराशा नहीं लगेगी, अर्थात निराशा हाथ नहीं लगेगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा निम्न अवधि में होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा साथियों जून से लेकर के सितंबर माह तक होती है। एक तो होता है कि जून माह में जब मानसून का आगमन होता है उस समय वर्षा होता है, और मानसून जब फैलता है, जब हिमालय से टकरा के वर्षा होता है, तो आप देखेंगे सितंबर माह तक भारत में क्या होती है, बिहार में वर्षा होती है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। मानसून से रिलेटेड बहुत सारा सवाल हम आपको पहले करवा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये सवाल पॉलिटी का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। ये क्या है, सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, कि वह किसी भी व्यक्ति को, किसी को अपराधी घोषित कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, उसे दंडित किया जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह अनुच्छेद 32 के तहत उसे क्षमादान दे सकता है, अर्थात माफी दे सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार है ना, अर्थात जो अनुच्छेद 143 है इसमें यह बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। ये वाला भी क्या है, सही है, ये वाला भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, यह भी क्या है, सही है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, यह भी सही है। अनुच्छेद 148 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, है ना, इनमें से कौन सा मिलान सही है, ये गड़बड़ है ना। 148 से 51 ये भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में नहीं है, यह कैग के बारे में है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अर्थात भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 148 से 51, अर्थात ये गड़बड़ है। तो 1, 2 और 3 ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस जो टेस्ट का रिजल्ट रैंकिंग और कट ऑफ है, इसके वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, है ना। उसका थोड़ा सा उसको समझा के, अगर हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं ऐसे स्थिति में साथियों हम टेलीग्राम पे क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, है ना। जो आज के टेस्ट का रिजल्ट रैंकिंग और कट ऑफ है, तो सभी लोग टेलीग्राम से उस पीडीएफ को क्या करिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं टेलीग्राम का, वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ रिजल्ट रैंकिंग कट ऑफ वाला आप लोग क्या करिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा, है ना। और जिस भी भाई का अगर मान लीजिए पीडीएफ में नाम नहीं होगा तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको यह करना होगा कि आप लोग अच्छे से सर्च करिएगा, या फिर आपका जितना मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से
उस मार्क्स के हिसाब से आप क्या करिएगा, अपना रैंकिंग क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका 70 मार्क्स आया तो आप सीरियल नंबर से देख लीजिएगा कि अगर 70 नंबर मेरा मार्क्स है तो मेरा रैंकिंग क्या हो सकता है, इस हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, मिला लीजिएगा, जरूर मिला लीजिएगा। उसके लिए आप लोग फोन और मैसेज नहीं करेंगे, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो को क्या कर दें, ऐड कर दें, लेकिन नहीं कर पाए तब के लिए हम बता रहे हैं ना। चलिएगा अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है ना, रिट याचिका। साथियों आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अब साथियों मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो जाए, ऐसे स्थिति में जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कि वह रिट जारी करके वह मौलिक अधिकार का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा अगला देखिएगा, कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमिक, जो देश रहेगा जो बंद अर्थव्यवस्था करता है वो न तो किसी देश को कोई सामान एक्सपोर्ट करता है और न ही दूसरे देश से कोई सामान को इंपोर्ट करता है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसे हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। आज के समय में बंद अर्थव्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आज के समय का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, और ऐसे स्थिति में आप देखेंगे सभी देशों में सामान एक दूसरे से देश में आते जाते रहते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस देश में 86वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है ना, किया गया है। तो ये हो जाएगा मलेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल का सही जवाब आप लोग दीजिएगा, थोड़ा सा मोबाइल में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, बोर्ड बहुत ज्यादा चमक रहा है। चलिएगा कह रहा है कि जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो साथियों सातवाहन वंश का जो सबसे बड़ा महान शासक था वह था गौतमीपुत्र सातकर्णी, याद रखिएगा, है ना। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह संस्थापक था सीमुख, यह भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, संस्थापक था सीमुख। महान शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की विशेषता क्या है सातवाहन वंश के शासकों के, तो साथियों सातवाहन वंश के शासकों में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन्होंने सबसे पहले भारत में भूमि अनुदान देने की प्रथा इन लोगों ने क्या किया था, चलाया था। भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत, भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत इन लोगों ने ही की थी। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के इन्हीं के द्वारा क्या किए गए, चलाए गए शीशे के सिक्के। तो ये भी सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए। इन शासकों की विशेषता ये रही है कि इन लोगों ने अपने नाम के आगे माता के नाम को क्या किया, अंकित किया, माता का नाम का अंकित किया। तो ये भी याद रखिएगा, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाए। जो सातवाहन वंश के शासक थे ये ब्राह्मण धर्म से थे, इनका धर्म कौन सा था, ब्राह्मण था। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, इतना सारा सवाल इससे आता है। हिस्ट्री का क्लास आप लोग जा करके देख लीजिएगा, जो भी महामैराथन क्लास है वहां पे निश्चित ही हम इसको क्या किए होंगे, बताए होंगे, है ना। चलिए ये सवाल का सही जवाब दीजिए। कह रहा है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, है ना। तो साथियों जो दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ वह हुआ 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ। सबसे पहले दिल्ली के गद्दी पे जो राज किया वह किया गुलाम वंश, याद रखिएगा। जो गुलाम वंश का जो शासन काल रहा है यह 1206 से रहा है 1290 ईस्वी तक, याद रखिएगा, है ना। जो सबसे अंतिम वंश था वह सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश, लोधी वंश, याद रखिएगा। यह दिल्ली के गद्दी पर राज करने वाला यह सबसे अंतिम वंश है, जो 1451 से लेकर के ये रहा है 1526 ईस्वी तक। इस फैक्ट्स को भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई होता है और अंतिम दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर के हाथों, और दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाकर के वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। जो भी यूट्यूब पे कराए हैं वो वीडियो देखिए, है ना। जो बच्चे डिटेल पढ़ना चाहते हैं अभी एप्लीकेशन पे
दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं हुआ है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। अर्थात अभी आप यहां से जुड़ जाएंगे, अगर एप्लीकेशन पे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो दिल्ली सल्तनत से लेकर के अभी आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, सारा का सारा लेक्चर अभी बचा है ना। तो आप लोग का एग्जाम भी दिसंबर में है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे तो सारा डाउट आपका और क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो साथियों 73वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 कितना सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1992 में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इससे 73वें संविधान संशोधन के तहत किया क्या गया, तो साथियों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया, गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है ना, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया भारत में, याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 24 अप्रैल को है ना, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज क्या करते हैं, दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये भी सवाल क्या किया जाता है, पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस है ना, इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा है ना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया, जिसमें सबसे पहला था आपका ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा आपका था जिला परिषद है ना। 3 स्तर का 3 स्तरीय श्रेणी का इसका व्यवस्था किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर यह भी सवाल क्या है, पूछा जाता है। जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है ना, ये आपको किया गया 1993 में, यह भी सवाल पूछा जाता है। और इससे जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में, किसमें जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में, जो नगर पालिका से क्या है, संबंधित है। तो इतना मोटा मोटी आप लोग याद रखिएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था का या जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा है ना। और जो इनका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि जो मुखिया होते हैं है ना, और जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया और वार्ड मेंबर, मुखिया और वार्ड मेंबर का जो न्यूनतम आयु होता है, मतलब चयनित होने के लिए, अर्थात मुखिया या वार्ड मेंबर बनने के लिए है ना, उम्र की न्यूनतम योग्यता क्या है, अर्थात कितने वर्ष के व्यक्ति मुखिया बन सकते हैं है ना। ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला है 18 वर्ष, दूसरा है आपका 25 वर्ष, तीसरा है आपका 31 वर्ष, 30 वर्ष, और चौथा है आपका 21 वर्ष। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना, आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ये वाला इतना वर्ष के व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक ना। चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये फैक्चुअल है। चलिएगा, कह रहा है कि यूएसए नहीं, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में दुनिया के 148 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला, तो 131वां स्थान मिला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी के संस्थापक किसने किया है ना, मतलब इसका स्थापना किसने किया ये पूछा है। तो लाला हरदयाल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। सैन फ्रांसिस्को ये है यूएसए में, कहां पे है, यूएसए में, याद रखिएगा है ना। जो सोहन सिंह भखाना थे ये भी इसी से जुड़े थे, गदर पार्टी से। और जो करतार सिंह थे, रश्मि सिंह जो थी, वो सब के सब इसी गदर पार्टी से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ये भी सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। तो साथियों ये किया गया था भारत की भावी संविधान में है ना परिवर्तन करने या बनाने हेतु किया गया था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था। 1930, 31, 32 में किया गया था। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा है ना। साथियों हिस्ट्री का क्लास होगा, सारा डिटेल बता देंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि यातायात पुलिसकर्मी एक हाथ ऊपर उठाए और दूसरा हाथ साइड में फैलाए है ना, दूसरा हाथ साइड में फैलाए, तो
इसका मतलब क्या हुआ है ना, देखिएगा थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाते हैं, छोटा करते हैं, है ना, छोटा करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप लोग देख लीजिएगा, एक ऐसे किया है और फिर एक ऐसे किया है, ठीक ना। चलिए हम हट जाते हैं, देख लीजिए, है ना। अब दिमाग में रख लीजिए, और ऐसा ही अब इस पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हम जूम कर दे रहे हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाईं ओर से आने वाले वाहनों को स्टार्ट करना। दूसरा कह रहा है कि आगे और पीछे से आने वाले वाहनों को रोकना। आगे और पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए इस तरह से इशारे किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है किस श्रेणी में इमारती पत्थर बनाए जाते हैं, है ना, किस पर्वत श्रेणी में इमारती पत्थर बनाए जाते हैं। तो ये है विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब याद रखिएगा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी ये है धूपगढ़ चोटी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है धूपगढ़ चोटी, ठीक ना, याद रखिएगा। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यह भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत से तात्पर्य क्या है, इसका निर्माण हुआ है 2 नदियों के भ्रंशों से, नर्मदा और तापी भ्रंश के भ्रंशों से, नदियों के भ्रंशों से, है ना। साथियों ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके ऊपर है नर्मदा भ्रंश घाटी, इसके ऊपर क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी, और नीचे में जो है ये है सतपुड़ा तापी भ्रंश घाटी, है ना, तापी भ्रंश घाटी, ये याद रखिएगा। साथियों जो अरावली पर्वत है यह दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, दुनिया की प्राचीन वलित पर्वत है। आप देखेंगे कि ये कभी अतीत में हिमालय की तरह ऊंचा हुआ करता था। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर चोटी, याद रखिएगा, जो राजस्थान में है ना। और ये जो सह्याद्री है इसे हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत में जो उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई चोटी। इतना फैक्ट्स याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध बोलेगा तो टिहरी बांध है ना, जो भागीरथी नदी पर क्या है, इसको बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। अगर सबसे लंबा बोलेगा, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वह है आपका हीराकुड बांध, जो महानदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, सबसे पहला नदी घाटी परियोजना, है ना, पहला नदी घाटी परियोजना, तो ये है आपका दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो दामोदर नदी पे बनाया गया है, ठीक ना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल सब आया है आज के सेट में। ये सवाल देखिए क्या पूछा गया है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो साथियों ये जीता था थाईलैंड की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी की पैदावार होगा, यहाँ पे पैदावार सबसे अधिक होती है। तो साथियों कॉफी का जो सबसे अधिक पैदावार होता है वह होता है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक जिला है, उस जिला के अंतर्गत गांव है एक कुर्ग, उसी कुर्ग गांव में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी कर्नाटक न दे करके क्या दे देता है, उस गांव का नाम दे देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, चलिएगा 21 नंबर ये कह रहा है कि 1935 में भारत शासक अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। साथियों आपको बता दूं कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी के अंतर्गत जो हम लोगों का, अर्थात कहा जाए कि जो भारत का संविधान है, इस संविधान के अधिकतर प्रावधान, इस संविधान के अधिकतर जो प्रावधान है ना, ये किस अधिनियम से लिए गए हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है, इस संविधान में सबसे ज्यादा किस अधिनियम के बात को शामिल किया गया है। तो वह है 1935 भारत शासन अधिनियम। तो पहला याद आप लोग रखिएगा इसको, सबसे ज्यादा प्रावधान लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे आरबीआई का स्थापना हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था 1935 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, है ना, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो विशेषता था, इसमें द्विसदनीय विधानमंडल का बात किया गया था, प्रांतीय स्वायत्ता का बात किया गया था, एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन होगा, इसका प्रावधान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विशेषता नहीं थी ये पूछा है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है? कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है? तो सरिस्का राजस्थान में मिलता है, काजीरंगा असम में है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, घाना ये मेघालय में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सही मिलान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में जो सूचना का अधिकार है ना, कह रहा है कि भारत में जो सूचना का अधिकार है यह कब अधिनियमित किया गया था? कब अधिनियमित किया गया था सूचना का अधिकार? तो साथियों जो सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया था यह 15 जून 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुए? तो साथियों 2013 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? है ना, तो साथियों जिस दिन संविधान बना, बनने के बाद जिस दिन फाइनली लागू हो गया उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हुआ हो जाएगा, है ना। 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हो चुका था? रेडी हो चुका था हम लोगों का संविधान, है ना। लेकिन लागू कब हुआ? 1950 में 26 जनवरी के दिन, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस भी क्या करते हैं? मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि संविधान में यह किसने कहा था कि सरकारी नीतियों के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये स्टेटमेंट दिया था केटी शाह ने। इन्होंने संविधान के भाग 4 के बारे में बताया था, केटी शाह ने, है ना। यह जो स्टेटमेंट है जो संविधान का भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है, उसी के बारे में इन्होंने यह स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया था केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है ना। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस कर के दायरे में अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं? तो साथियों ये तो सभी लोग जानते हैं, जो जीएसटी है, जीएसटी के अंतर्गत सभी लोग आ जाएंगे, है ना। चाहे राज्य के लोग हों, राज्य के किसी या पूरे देश के लोग हों, सबके ऊपर जीएसटी अभी के समय क्या है? लगता है। आप लोग भी बैच परचेज करेंगे तो उसमें जीएसटी लगता है। कह रहा है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? तो साथियों बिहार का जो सबसे ठंडा जिला है वह है गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये सब। अगला देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में विभिन्न रेलगाड़ियों में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है ना। कौन सा संबंधित है? तो रेल टेल निगम है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जाएंगे किसी स्टेशन पे और वहां पे आप लोग खोलेंगे ना अपना वाईफाई तो रेल टेल दिखाई देता है, ठीक ना। चलिएगा, निम्नलिखित बिहार राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप कब प्रदान हुआ, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो बिहार है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, यह सवाल पूछा गया है। तो 1912 में, 1912 में। आपको बता दूं कि 22 मार्च 1912 का वो दिन है, 1912 का। जिस दिन आप देखेंगे जो बिहार है, बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग हुआ, है ना, बंगाल से अलग हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग हुआ बिहार, साथ में उड़ीसा भी आया, है ना। तो याद रखिएगा, अगर बोला जाए कि स्वतंत्र बिहार का गठन कब हुआ, स्वतंत्र बिहार का पहली बार, तो पहली बार हुआ 22 मार्च 1912 को। इसी वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद से 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1936 का वो दिन है जिस दिन आप देखेंगे बिहार से उड़ीसा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बिहार से उड़ीसा अलग, है ना। अर्थात उड़ीसा का गठन कब हुआ? उड़ीसा का कब गठन हुआ? तो ये हुआ 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और जैसे ही उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार कंप्लीट स्वतंत्र हो गया, अर्थात इकलौता राज्य बच गया। फिर से 15 नवंबर 2000 का दिन आता है, 15 नवंबर
2000 का दिन आता है और इस दिन आप देखेंगे बिहार से जो अलग हो गया वह हो गया झारखंड, वह हो गया झारखंड। तो इस फैक्ट्स को याद रख लीजिए। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता होगा? तो 1 अप्रैल के दिन मनाया जाता होगा, क्योंकि उड़ीसा का गठन कब हुआ? उड़ीसा का गठन हुआ 1936 ईस्वी में। 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता होगा, क्योंकि इस दिन झारखंड का क्या हुआ? गठन हुआ। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सब आप लोग घोर के पी लीजिए, पिएंगे तो क्वेश्चन ये सब फंसेगा, यही सब आता है। आपको जो हम बताते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको सीधा मलाई पढ़ाते हैं, सीधा मलाई पढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से नोट डाउन कर लिए, लिस्ट आप बना लिए, जो भी मेरा एनालिसिस से पहले का आप देख रहे हैं, रात को 9 बजे का भी क्लास देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? पूछे ना, हम जब सब आपको बता ही देंगे तो कहाँ से पूछेगा? आप ही बताइए। अगर क्वेश्चन उटपटांग आएगा, हम मान लीजिए जो सभी अभ्यर्थी पढ़ के गए हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, तो किसी से भी नहीं बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। उटपटांग जब क्वेश्चन आएगा तो अगर आप पढ़ के गए हैं और उसी सिलेबस में से आया है तो आप 100% बना देंगे, इसकी क्या है? गारंटी है, बशर्ते कि आप उस सिलेबस को क्या किए हो? अच्छे से तैयार किए हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं फोर्स कर रहा हूं, मैं अभी भी फोर्स कर रहा हूं। आप लोग कहेंगे कि सर बार बार एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं ना साथियों कि फुल बैच आप ज्वाइन करते हैं ना, आपका तकदीर बदल जाएगा। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपका जीवन परिवर्तन बैच है। आप पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे जो भी लिए हैं प्लेटफॉर्म पे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सभी के सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं, हर चीज़ से सेटिस्फाई हैं, है ना। जहाँ टेस्ट भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, मोटर व्हीकल का भी क्लास आप लोग का शानदार चल रहा है। मोटर व्हीकल का सेपरेट हम 349 का बैच कर दिए हैं, अलग से लॉन्च कर दिए हैं। 349 का आप लोग ले सकते हैं, है ना, ये भी ले सकते हैं, है ना। कुछ नहीं करना है, CDA एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिएगा, ये देखिएगा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, नीलकर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन था। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। जो नीलकर्मियों की समस्या थी, यह समस्या थी 3 कठिया प्रथा को लेकर के, है ना। 3 कठिया खेती की प्रथा को लेकर के, है ना। 3 कठिया खेती की प्रथा को लेकर के, जिसमें आप देखेंगे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ता था, जिसके वजह से इनको दिक्कत होता था। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक, है ना, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जयदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, 34 नंबर कह रहा है कि LTT एक लड़ाकू संगठन है। तो ये कहाँ पे है? अब तो ये लगभग खत्म के कगार पे है, तो ये श्रीलंका पे है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लिटे, है ना, लिटे कहेंगे। जॉन अब्राहम की एक मूवी है, उस मूवी को भी आप देख सकते हैं, है ना। राजीव गांधी का एसिसिनेशन किस प्रकार से हुआ, हत्या का साजिश किस प्रकार से रचा गया और किस प्रकार से हत्या किया गया, वो देखना हो तो आप लोग मद्रास कैफे मूवी आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिएगा, लिटेक के भी बारे में बताया गया है। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सपर के पेंटर कौन है? तो ये है साथियों लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची जो थे यह सर्वबहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे, है ना। इनकी जो सबसे मशहूर पेंटिंग है वह है मोनालिसा। वह कौन सा है? मोनालिसा। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा है अभिक्रिया, अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। जो अभिक्रिया उष्मा है यह किस पर निर्भर नहीं करती है? ये सवाल पूछा गया। अभिक्रिया के ताप पर, ये क्या है? गड़बड़ है ना। इस पर करती है, इस पर क्या करती है? करती है। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? तो एपर्चर तय करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लाइट जब पढ़ाएंगे चैप्टर फिजिक्स का, उस समय सब समझा देंगे आपको, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है ना। तो साथियों सबसे कम, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मानव शरीर की वो कौन सी कोशिका है जो तुरंत डेड हो जाती है, अर्थात वो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती है। तो वह है साथियों मस्तिष्क की कोशिकाएं। साथियों जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन।
अर्थात एक बार मस्तिष्क की कोशिका मर गई तो यह दोबारा ये जिंदा नहीं हो सकती है। इसी वजह से आप देखेंगे किसी को एक्सीडेंट में ब्रेन में चोट लग जाता है तो वह तुरंत ब्लड क्लॉटिंग के बाद क्या होता है, मर जाता है ना, क्योंकि उसकी जो मस्तिष्क की कोशिका है न्यूरॉन, यह तुरंत डेड कर जाती है। और न्यूरॉन को हमेशा ग्लूकोज चाहिए होता है, अर्थात हमेशा इसको ब्लड चाहिए। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो और जल्दी ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो याद रखिएगा, आप लोग अपना सेफ्टी रखिए, सब जगह हाथ पैर तोड़वा लीजिए लेकिन अपना मस्तिष्क कभी भी मत फुड़वाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन को कौन स्रावित करता है? तो साथियों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। आप देखेंगे कि जब महिलाओं को प्रसव पीड़ा होता है ना, अर्थात जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, अंतिम समय होता है, उस दौरान आप देखेंगे गर्भ की दीवारों को जो संकुचित करने का जो कार्य करता है जो हार्मोन, वो करता है ऑक्सीटोसिन। इसी वजह से इसे हम लोग प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ जो मानव माता का जो दुग्ध है, उस दुग्ध को एक्साइटेड करने का जो कार्य करता है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो याद रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में जो स्पर्म को जनरेट करता है, उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, यह होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। चलिएगा, आप लोग देखे होंगे बाहर से सुई लगाया जाता है गाय को कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे, है ना, अर्थात गाय के दुग्ध की ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए बाहर से जो हार्मोन चढ़ाते हैं या जो सुई लगाते हैं वह ऑक्सीटोसिन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जो भी इस सेट में सवाल है ना, जिस भी अभ्यर्थी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है वो समझिए सिलेक्शन के दायरे में है। कट ऑफ का सेपरेट नहीं होगा तो वीडियो हम बना देंगे, है ना। आज आप लोग टेस्ट दीजिए, इसका हम PDF डाल देंगे, देख लीजिएगा नंबर, लेकिन कट ऑफ अलग से बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो कहां आयोजित हुआ था? तो साथियों जो संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह चीन में हुआ था, तियानजिंग में, है ना, तियानजिंग नामक जगह पे हुआ था, है ना। बीजिंग, संघाई और मॉस्को में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि FIDI विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये किया जाएगा अभी गोवा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां मौर्य शासक और अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की आकृति को भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह घोषित किया, तो सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था वह दिया था सारनाथ में, है ना। पहली बार प्रथम प्रवचन सारनाथ में, है ना। और ये जो प्रथम प्रवचन दिया, इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक ना। चलिएगा, सब ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, MCQ में करवा दिए हैं, है ना। थोड़ा सा वो देखिए, जरूर देखिए आप लोग। अगला कह रहा है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कह रहा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था, है ना। तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा यह शुरू किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को लेकर के, है ना। इसीलिए गांधी जी आप देखेंगे जब साबरमती से दांडी के लिए निकलते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत इसी आंदोलन के तहत उन्होंने किया था। और आप देखेंगे दांडी में नमक बना करके नमक कानून को गांधी जी ने क्या किया था, तोड़ा था। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से, है ना, ऋग्वेद से लिया गया है। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसी मंडल में गायत्री मंडल का क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, 7वां मंडल, है ना, इसमें आप देखेंगे 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है ना, दशराग युद्ध का वर्णन है, ये भी पूछा जाता है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वां मंडल, यह सोम देवता को, भगवान सोमदेव को क्या है, समर्पित है, यह भी पूछा जाता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त से मतलब क्या है, अर्थात पहली बार भारत के इतिहास में जो मिलता है कि भारत का समाज 4 प्रकार से, किस प्रकार से बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका जो साक्ष्य पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें पुरुष सूक्त का क्या है, वर्णन है। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, है ना। सामवेद भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
चलिए यहाँ पे देखिए गुप्त राजा कह रहा है क्या चीज कि जो गुप्त राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था, है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसी ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। आपको बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या है? संस्थापक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपना राजधानी बनाया वह अपना राजधानी लाहौर बनाया। कहाँ बनाया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश राजधानी परिवर्तन कर दिया और लाहौर से लेके कहाँ आ गया? दिल्ली। अर्थात इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, है ना। याद रखिएगा। तो ये राजधानी परिवर्तन किया और साथ साथ नियमित मुद्रा भी इसने क्या किया? जारी करने का कार्य किया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर, इसके बाद और 10 क्वेश्चन रह जाएगा, जल्दी करेंगे, है ना। कह रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाना साहेब का जो दूसरा नाम था, दूसरा नाम क्या था? तो धोंधू पंत नाम था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1906 में हुआ था, है ना, ढाका में, है ना। सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में जो ढाका के क्या थे? नवाब थे। ये भी सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, राज्य हड़प की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। राज्य हड़प की नीति, इसका एक और नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी दे देता है डायरेक्ट, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश वाला भी दे देता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा, या उसी को एक और कहा जाता है व्यापकता का सिद्धांत। 3 नाम उसका है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जो तारे हैं, कह रहा है कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे, है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, तीसरा कह रहा है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए 54 देख लीजिए क्या कह रहा है। 54 का मिलान करना है। कह रहा है कि जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? सबसे पहले सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। तो बी का क्या हो गया? 1 हो गया। तो पहले बी का माप लीजिए आप लोग, है ना। बी का 1 हो जाएगा। और बैरोग्राफ, है ना, ये दाब को मापता है। तो बी का 1 और डी का 2। पहले देख लीजिए बी का 1 और डी का 2 कौन है? बी का 1 और डी का 2 इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी का आप लोग मिला लीजिए, सब जानना जरूरी नहीं है ना। चलिए, कह रहा है कि समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना घेरे हुए? तो ये तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है। 70% हो जाएगा। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन है? तो ये आपका जॉर्डन नदी की भ्रंश घाटी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की, तो ये भी रटा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। यांगसी नदी है ना, चाइना में। 58 नंबर देखिए क्या कर रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं और न्यूक्लियर भट्टी में जला करके बिजली को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। 59 नंबर देख लीजिए। 59 नंबर क्या कह रहा है? चलिएगा 59 नंबर ये कह रहा है कि राज्य के एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को ये अधिकार क्या है? प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होगा? 6 सप्ताह तक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। मोटर गाड़ी का, है ना। तो जो मोटर गाड़ी वाला है, अब इसका एनालिसिस आनंद सर करेंगे।
कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 35वां सेट है। 35वां सेट आपको रविवार को मेगा टेस्ट के रूप में दिया जाता है, जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नंबर पे होता है। ठीक, तो अभी आपने देखा कि नरेंद्र सर ने 1 से लेके 60 तक के सवालों का आंसर दिया, एनालिसिस किया। एंड नाउ वील प्रोसीड टू next part of the question paper, which is from 61 to question number 100, which is related to automobile and मोटर वाहन अधिनियम। ओके, अब हम जो क्वेश्चन पेपर का दूसरा भाग है, जिसमें यातायात तथा ऑटोमोबाइल का सेक्शन आता है, उसका एनालिसिस करेंगे। वो सवाल 61 से 100 तक है। तो चलिए हम सवाल नंबर 61 से शुरू करते हैं। आप बोर्ड पे देखेंगे सवाल नंबर 61 है। क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा चालक लाइसेंस की बात करता है। तो हमने आपको बताया है कि आपका जो मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय 2 है। अध्याय 2 आपका बात करता है चालक लाइसेंस की, है ना, चालक लाइसेंस की। चालक लाइसेंस में भी जो धारा 3 है, धारा 3 बात करता है आपका कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे वाहन चला रहा है तो उसके पास एक प्रभावी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये किस प्रकार के वाहन एनटीसी क्षेत्र में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित होते हैं। मतलब ये पूरे दिन प्रतिबंधित होते हैं, पूरे दिन इनका प्रतिबंध होता है। लेकिन क्या होता है कि रात्रि के समय में भी जो डीजल के वाहन होते हैं, डीजल के वाहन खासकर उनका प्रतिबंध होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा ना। क्या कह रहा है कि किस प्रकार के वाहन एनटीसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंधित होते हैं। तो कई बच्चे इसको ले लेंगे कि हाँ भारी वाहन का प्रतिबंध है या ये प्रतिबंध है। ठीक, तो दिल्ली जैसा जो क्षेत्र है, दिल्ली को हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, है ना। तो दिल्ली में रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजल जो ट्रक है, डीजल ट्रक का आना प्रतिबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन को लिया गया है, प्रदूषण को, ठीक, कि कम प्रदूषण हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या है कि हॉर्न प्रोहिबिट एरिया चिन्ह किस रंग का होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि आपको हॉर्न बजाने के लिए मना किया गया है। तो हॉर्न बजाने के लिए मना किस पे किया जाता है। आपका क्या होता है, एक अनिवार्य चिन्ह होता है, गोला लाल कलर का होता है, बॉर्डर, गोले में बॉर्डर लाल कलर का होता है। इस पे ऐसे गोले में लाल कलर का क्रॉस होगा और इस पे हॉर्न बना दिया रहेगा, हॉर्न। ठीक, इसका मतलब आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक, तो ये किस कलर का होता है, लाल कलर का, है ना। और कैसा चिन्ह है ये, अनिवार्य चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है। ठीक अनिवार्य चिन्ह है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। चालक को छोड़कर 6 से अधिक, लेकिन 12 से अधिक, 6 से अधिक, कुछ केस में 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित अनुकूलित मोटर वाहन को कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्री ले जा सकते हैं और वो यात्रियों की संख्या 12 से अधिक भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे जो वाहन को बनाया जाता है, उस वाहन को क्या कहते हैं, उस वाहन को कहते हैं ओमनी कैब। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारे अध्याय 2 है, अध्याय 1 है ना। अध्याय 1 की जो धारा 2 है, धारा 2 में आपके जो भी यातायात के वाहन है या गाड़ियां हैं, चाहे कार हो गया, चाहे टैक्सी हो गया, चाहे मोटरसाइकिल हो गया, इनके बारे में इनको परिभाषित किया गया है। तो एक परिभाषा है यात्रियों की संख्या के आधार पे, है ना। यात्रियों की संख्या के आधार पे हमने जो वाहन है, जो स्टेट कैरिज को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला क्या है, मोटर कैब,
मोटर कैब, मोटर कैब। दूसरा क्या है, मैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ठीक। और तीसरा क्या है, ओमिनी बस, ओमिनी बस, ठीक ना, ओमिनी बस। इसमें यात्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें यात्रियों की संख्या ड्राइवर को छोड़ के 6 से कम होनी चाहिए, 6 से कम, ड्राइवर को छोड़ के 6 से कम। इसमें कितनी होनी चाहिए, 6 से लेके 12 के बीच होनी चाहिए, 12 के बीच में, ड्राइवर को छोड़ के, है ना। इसमें भी ड्राइवर को छोड़ के, इसमें भी ड्राइवर को छोड़ के। इसमें कितनी हो सकती है, इसमें 6 से भी अधिक हो सकती है और 12 से भी अधिक हो सकती है, ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर को इसमें भी छोड़ के। तो इसको ओमिनी बस कहते हैं। इनका कैटेगराइजेशन क्या है, इनका कैटेगराइजेशन अध्याय 1 की धारा 2 में दिया गया है ठीक है ना। और ये कैटेगराइजेशन इसको पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा उत्तर डी, ओमनी बस, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है, गिव वे संकेत स्थिति में किस स्थिति में लगाया जाता है। तो देखिए कभी भी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक मेन रोड जा रहा है, मेन रोड जा रहा है, और मान लीजिए कि वहाँ से एक साइड से एक छोटा रोड मिल रहा है ना, एक छोटा रोड इधर से भी आके मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक गिव वे का साइन बना दिया जाएगा, गिव वे का एक साइन बना दिया जाएगा, ठीक। या गिव वे एक बोर्ड पे रख के लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी जब छोटे रोड से बड़े सड़क पे आएंगे तो आप सबसे पहले जो बड़ी सड़क पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको पहले रास्ता देंगे जाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं गप से इधर आ गई, इधर बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी को रोकना पड़े, ठीक। तो हमेशा जो भी छोटी सड़क से बड़ी सड़क पे आ रहे हैं तो आप बड़ी गाड़ी को रास्ता देंगे, वहां गिव वे लिखा होगा, रास्ता दीजिए। गिव वे का मतलब होता है रास्ता दीजिए, ठीक। तो क्या है, मुख्य सड़क के पास उप सड़क पर, है ना। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की उप सड़क ये है, ठीक ना, ये होता है। चलिए देखिए क्या है कि किस धारा के अंतर्गत हेलमेट न पहनने पर दंड लागू होता है। तो ये क्या है, ये यातायात नियंत्रण है, यातायात नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, नियंत्रण, यातायात नियंत्रण। यातायात नियंत्रण को किस अध्याय में लिखा गया है, तो वो अध्याय 8 में लिखा गया है, 8 में लिखा गया है। तो ये जितनी भी धाराएं हैं आपकी अध्याय 8 की धाराएं हैं, उसमें से जो धारा 129 है, 129 बताता है कि यदि आप सर की सुरक्षा नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो आप पे दंड लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, अगला ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक परिवहन गाड़ी के चालक का लाइसेंस की समय सीमा कब तक होती है या किस समय तक प्रभावी होता है। तो हमने देखा था कि जो परिवहन गाड़ी का चालक का लाइसेंस है वो क्या होता है, वो 5 साल तक के लिए प्रभावी होता है, 5 साल तक के लिए प्रभावी होता है। 2019 के पहले इसकी सीमा थी 3 साल, 3 साल, ठीक है ना। अब इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 साल। ऑप्शन नंबर जाएगा बी, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि वाहन में रिफ्लेक्टर किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो रिफ्लेक्टर का मतलब समझते हैं, क्या होता है कि कभी कभी देखेंगे कि आप लाल कलर का पीछे एक चमकीला लगाया जाता है, चमकीला, है ना, चमकीला एक स्ट्रिप लगाई जाती है, पट्टी लाल कलर की, नीले कलर की, है ना। उस पर लाइट मारते ही वो लाइट को आपकी तरफ भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है ना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जब भी मान लीजिए कोई सामने गाड़ी जा रही है, उसमें बत्ती कम है या जो भी उसकी हाइट का पता नहीं चल रहा है, तो जनरली देखिए क्या होता है कि जगह जगह पे रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है कि पीछे वाली गाड़ी यदि लाइट मारे तो सामने वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपको मालूम चल जाए कि हाँ आगे गाड़ी है या गाड़ी की हाइट क्या है। ट्रक वाले देखे होंगे खूब चकाचौंध ऊपर से नीचे तक लाइट लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, वो शौक के लिए नहीं लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि सामने वाले वाहन को पता चल जाए कि हमारे वाहन की हाइट क्या है, कितनी बड़ी गाड़ी है। वरना 2 लाइट देख के, 2 बल्ब देख के, सामने हेडलाइट देख के आप गाड़ी का पता नहीं लगा सकते हैं, आवाज़ से पता लगाएंगे। मान लीजिए आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक, तो आप रिफ्लेक्टर की मदद से वाहन की हाइट पता लगा सकते हैं, ठीक है ना।
और आप वाहन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाहन सामने आ रहा है। ठीक, तो रात में दृश्यता बढ़ाने के लिए, मतलब रात में दिखने के लिए कि कौन सा वाहन आ रहा है, हम रिफ्लेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए क्या है, क्या बोला है कि रोड के उपयोगकर्ता को गंतव्य, दूरी, वैकल्पिक रास्ते और खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कौन सी जो जानकारी है इनके बारे में बताती है, कौन सी जानकारी होती है, ये कौन सी जानकारी होता है। ऐसे बोर्ड रहेगा, बोर्ड पे प्लस बना दिया रहेगा। ठीक, ऐसे बोर्ड रहेगा यहाँ बेड दे के प्लस बना दिया रहेगा, ऐसा बोर्ड रहेगा। ठीक, ऐसे बोर्ड पे लिख दिया रहेगा कि हाँ मेरठ 50 है ना, या तो ऐसे रहेगा, ऐसे बना दिया रहेगा। ठीक, दिशा बना देगा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर बोलेगा मेरठ, इधर लिख देगा दिल्ली, इधर लिख देगा नोएडा। ठीक है, तो ये कैसा चिन्ह है, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसको चिन्ह बोलते हैं आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचना देते हैं, जो भी चौकोर बॉक्स में होते हैं, चौकोर बॉक्स में होते हैं वो सूचना देते हैं, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है सूचनात्मक चिन्ह रोड के उपयोगकर्ता को इन सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा चौकोर में होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है 70 नंबर, वाहन चलाते समय लाल या नीली बत्ती चमकता हुआ आपात स्थिति में वाहन देखने पर आप क्या करेंगे। तो अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नंबर लेने वाला होता है, लेकिन नंबर के साथ साथ इसमें कॉमन सेंस भी होना चाहिए। इसमें कई बच्चे गलत करेंगे, बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत लोग गलती करेंगे। ठीक, इसमें हम ऑप्टिमम ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, वाहन को बाएं ओर रख कर गति धीमी करेंगे। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हम बाएं तरफ कर लेंगे। कोई मान लीजिए पीछे एम्बुलेंस आ रहा है तो हम अपनी गाड़ियाँ क्या करेंगे, मेन रोड से साइड कर लेंगे बाएं तरफ, है, गति धीमी कर लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है, इस पे करेक्ट करते हैं पहले। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जहाँ है वहीं रुक जाएंगे ना, ये गलत है। मान लीजिए 20 सड़क में है, वहीं रुक जाएंगे तो वाहन चले नहीं पाए, कट। ठीक, वाहन को बाईं ओर ले जाकर रुक जाएंगे, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक, जितना हो सके उतनी तेज रफ्तार से वाहन चलाएंगे, गलत है। ठीक, अब देखिए, अब आपको दो इसमें से आंसर लग रहा है, दो लग रहा है, दोनों में से अप्रोप्रिएट सबसे उचित कौन लग रहा है, खुद बताइए कौन उचित लग रहा है। मान लीजिए कि पीछे एक से ज़्यादा आपके एम्बुलेंस आ रहे हो या पुलिस इमरजेंसी गाड़ियाँ आ रही हो। ठीक, तो उस केस में अप्रोप्रिएट क्या है कि वाहन को हम बाईं ओर ले जाके अपना वाहन रोक लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी एम्बुलेंस आ रहा है, जो भी इमरजेंसी वाहन आ रहा है, उनको रास्ता मिल जाए, है ना। यदि मान लीजिए हम धीमी धीमी गति से चला रहे हैं और धीमी धीमी गति से मान लीजिए आगे जाके रोड पतला हो गया, हम धीमे पहुँचते पहुँचते एम्बुलेंस के यहाँ पहुँचते पहुँचते हम ही पहुँच गए यहाँ पे धीमी गति से, एम्बुलेंस बहुत पीछे है ना। तो पता चला कि फिर से हमको गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, है ना। गाड़ी आगे बढ़ा कहीं किनारे रोकना पड़ेगा, एम्बुलेंस तब तक हमारे पीछे पीछे रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इसका मतलब आप जहाँ हैं बाईं ओर करके रुक जाएं ताकि रास्ता एकदम क्लियर मिले गाड़ी को। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक ना, आप गाड़ी जहाँ है वहीं बाईं तरफ करके रुक जाइए, देखिए कि आप पहले इंश्योर करिए कि रास्ता एम्बुलेंस के जाने के लिए है कि नहीं है। ठीक, तो आप उनको वाहन जाने दीजिए। ठीक है ना, चलिए ये कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड किसके द्वारा जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड को कई जगह लिख देता है, हिंदी बताइए कनेक्टिंग रॉड की क्या होगी, संयोजी छड़, हिंदी में लिख देता है संयोजी छड़। तो हिंदी भी तैयार करेंगे आप, संयोजी छड़। टेक्निकल को हिंदी में पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि कभी कभी इसका अंग्रेजी ही हिंदी में लिख देता है। ठीक, आप हिंदी का शब्द बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। कुछ अध्यापक होंगे जो कनेक्टिंग रॉड हमेशा पढ़ाए रहेंगे, एग्जाम में पूछ दिए संयोजी छड़ तो हो जाएंगे टाइम टाइम फुस। ठीक, तो इसीलिए दोनों भाषा आप उपयोग करें। ठीक है ना, तो देखिए हमने बोला था जो हमारे ये पिस्टन है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड किससे जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट से। ठीक, तो पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ा होता है, गजन पिन से, गजन पिन, है ना, गजन पिन।
गजन पिन से जुड़ा रहता है, ठीक ना। इसी को हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन भी इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में आता है। तो सिंपल सी बात है कि हम जो प्राइवेट कार अपनी होती है, प्राइवेट कार जो होती है हमारी नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में आती है। नॉन ट्रांसपोर्ट मतलब हम इससे कोई चीज़ सामान नहीं ढो सकते, ठीक ना, या हम इसमें यात्री इधर उधर नहीं ले जा सकते या पैसा नहीं कमा सकते, ठीक। क्योंकि जो होता है ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट श्रेणी के व्हीकल होते हैं उनका नंबर प्लेट अलग होता है, उनको अलग से गवर्नमेंट को रोड टैक्स देना पड़ता है, उनका टैक्स थोड़ा हाई होता है। यदि आप पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी को ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। चलिए 73 में आइए। रेडिएटर टेम्परेचर गेज की सुई कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए कि इंजन के अंदर पानी उबलने लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। वैसे 90 से 100 के बाद से क्या होता है कि हमारा जो यदि हमारी सुई पहुंच गई है रेडिएटर की तो समझ लेना चाहिए कि हम पानी उबल रहा है, ठीक। और ये रेंज जा सकता है 120 तक, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो यानी कि उस समय क्या करना है कि हमें अपने वाहन को रोक देना है और रेडिएटर के पानी को ठंडा होने का इंतजार करना है, ठीक। या कारण जानना है कि पानी क्यों उबल रहा है, ठीक। तो ऐसे केस में हमें वाहन रोक देना है, रोक के हमें चेक करना है कि कारण क्या है उबलने का, ठीक। हो सके फैन ना चल रहा हो, रेडिएटर का पंखा ना चल रहा हो। रेडिएटर का पंखा नहीं चलेगा तो पानी को ठंडा नहीं करेगा या कहीं रेडिएटर चोक हो गया हो, ठीक। चलिए आगे जाइए। डीजल वाहनों से स्पार्किंग का कार्य कौन कराता है। डीजल वाहनों में स्पार्किंग का काम कौन कराता है। देखिए सिंपल सी बात है, डीजल वाहनों में सबसे पहले स्पार्किंग होता नहीं है, ठीक। स्पार्किंग किस में होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक, पेट्रोल इंजन में। तो इसमें पूछ रहा है कि डीजल इंजन में दहन का काम कौन कराता है, डीजल को जलाने का काम कौन कराता है। तो डीजल का जलाने का काम किससे होता है, जब हम ईंधन को संपीड़ित करते हैं। ईंधन को जब हम क्या करते हैं, जब हवा जो आती है, हवा एयर जो घुसती है, उस एयर को जब हम दबाते हैं तो दबाने से उस एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, संपीड़न तापमान या हवा के दाब का तापमान, ठीक, उसको बोलते हैं संपीड़ित तापमान, ठीक है ना। हवा को कंप्रेस करते हैं तो हवा का तापमान बढ़ता है, उसी गर्म हवा पे जब डीजल स्प्रे करते हैं तो खट से आग लग जाती है, दहन हो जाता है, स्पार्क हो जाता है उसमें, ठीक। चलिए डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। ये चलिए, ये बहुत आसान सवाल है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये डिवाइडर का साइन है, इसको माध्यिका भी कहते हैं, इसको माध्यिका भी कहते हैं, डिवाइडर। तो ई बता रहा है कि जब मान लीजिए कोई वाहन ऐसे लेके जा रहा है, डिवाइडर यहाँ कटा हुआ है, डिवाइडर यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है, मान लीजिए हम वाहन ऐसे खूब तेज लेके जा रहे हैं तो कुछ दूर पहले ही ये वाला साइन हमको मिल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा हमारे गाड़ी वाले को, जो गाड़ी चला रहा होगा, कि डिवाइडरवा आगे जाके कटा है, इधर से कोई आदमी गाड़ी लेके आ भी सकता है, ठीक। तो इसीलिए ये साइन बताता है कि आप गाड़ी अपना धीरे कर लीजिए, हाई डिवाइडरवा यहाँ कट रहा है, कौन लुब दे घुस जाएगा तो आप बढ़िया लेके लड़ जाएंगे, ठीक। तो ई होता है, ठीक। तो क्या होता है, माध्यिका में अंतर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, माध्यिका में अंतर। इसको डिवाइडर को हम माध्यिका भी कहते हैं, इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, डिवाइडर जो बना है इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, इस डिवाइडर को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 76 पढ़ेंगे कि वाहन को ओवरलोड करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है 2025 संशोधन के अनुसार, ठीक। तो ओवरलोड करने पर आपका 2000 रुपया और प्रति टन जो होगा, ओवरलोड करेंगे तो 20,000 रुपये का फाइन लगेगा, 20,000 का, आप प्लस प्रति टन आपको 2000 रुपया और देना पड़ेगा, है ना। प्रति टन जितना ओवरलोडिंग होगी वाहन के सीमा से, उससे आपको ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमारी वाहन की सीमा है 12 टन है, 12 टन, अब 12 टन से आप 1 टन ज़्यादा किए हैं, है ना, तो आप पे 20,000 का फाइन लगेगा ही, आप प्लस 1 टन का 2000 रुपया और लगेगा, है ना, 2000 रुपया और लगेगा, यानी कुल मिला के आपको 22,000 रुपया फाइन के तौर पे देना होगा, ठीक। चलिए
है ना। जब इंजन नहीं चल रहा हो तो इंजन ऑयल कहाँ पे स्टोर होता है, तो इंजन ऑयल तेल पैन में स्टोर होता है। हमने बोला था कि जो क्रैंक केस होता है, क्रैंक केस के नीचे एक छोटा सा तेल पैन होता है, ऑयल पैन होता है। वो ऑयल पैन में सारा का सारा हमारा ऑयल उसमें स्टोर होता है जब इंजन नहीं चल रहा होता है। तो ठीक है ना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, वाहन के इंजन ऑयल को कितने समय में बदलना उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए, जब भी आपके पास यदि कार होगी तो कार वाले हमेशा आपको बोलते हैं कि हाँ सर, हर आप 10,000 किलोमीटर पे आप अपना इंजन ऑयल चेंज करा लीजिए, ठीक है ना, या 6 महीने के भीतर आप अपना इंजन ऑयल चेंज करा लीजिए, क्योंकि इंजन ऑयल की जो गुणवत्ता होती है 10,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम से मैक्सिमम वो इंजन ऑयल आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद से वो पतला हो जाता है, इंजन ऑयल पतला होना शुरू हो जाता है और इंजन को नुकसान पहुंचता है, इंजन को वो चिकनाहट नहीं मिल पाती है। ठीक, तो 5,000 से 10,000 के बीच में अपना इंजन ऑयल चेंज करा लें। 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में आप अपना इंजन ऑयल चेंज करा लें, है ना। ठीक, चलो क्या कह रहा है, हाँ ध्यान से देखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कौन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 79। आप पढ़िए सारा ऑप्शंस देख रहे हैं इसको। ठीक, 79 का पहला है कि मोटर वाहन अधिनियम, है ना, 1988 की धारा 140 बिना दोष दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। बिल्कुल, ये भी सही है आपका, ये सही है। ठीक, फिर दूसरा जो है आपका क्या कह रहा है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम करमचंद तीसरे पक्ष से संबंधित है, मतलब तीसरे पक्ष के बीमा से संबंधित है। ठीक ना, ये जो केस हुआ था, ये केस क्या हुआ था, इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम करमचंद के बीच हुआ था 2011 में, जो कि थर्ड पार्टी बीमा से संबंधित था। ठीक, ये भी करेक्ट है। भुगतान और वसूली का सिद्धांत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 149 के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। बाकी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 173 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्याय प्राधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील निर्णय की तिथि 60 दिन के भीतर की जानी चाहिए। 60 दिन नहीं, 90 दिन है, ये 90 डेज के भीतर होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाला गलत है। ठीक है, डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ए बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये जब बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अभी घबराना नहीं है। चलिए, क्या कह रहा है कि वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला पुर्जा कौन सा है। तो सिंपल सी बात है यार, बताओ कौन सा पुर्जा सबसे ज़्यादा गर्म होता है वाहन में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पुर्जा कौन सा गर्म होता है। तो इसमें इंजन जो होता है, इंजन में भी हमारा जो सिलेंडर का हिस्सा होता है, सिलेंडर के अंदर ही हमारे दहन का काम होता है। और जिस हिस्से में दहन का काम होगा, उस जिस हिस्से में आग लगेगी, वही तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो जो इंजन है, इंजन हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ना ही बैटरी गर्म होती है, ना ही क्लच गर्म होता है, ना ही रेडिएटर गर्म होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम में धारवार में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, एक दावा प्राधिकरण होता है। दावा प्राधिकरण हमने बताया था कि जो भी थर्ड पार्टी बीमा, जो भी विवाद होते हैं मोटर वाहन को लेके या मोटर वाहन के नियमन को लेके, तो वो हमारा जो भी नियमन है वो एक दावा न्याय प्राधिकरण बनता है, एक अलग से न्यायालय है। तो उस न्यायालय में न्यायालय का क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यायालय में जाने का क्रम क्या होता है, न्यायालय में वर्किंग का क्रम क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, आप मुआवजे के लिए, यदि आपका मुआवजा फंसा है, बेसिकली हम क्या जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो हमारा मुआवजा दो, है ना। एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो हमें, ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट हो गया है, गलती हो गई है, लेकिन उसका भरपाई करना है, भरपाई मतलब मुआवजा देना है। तो सबसे पहले जिस भी पार्टी को मुआवजा चाहिए रहेगा वो मुआवजे के लिए आवेदन करेगा, है ना, आवेदन करेगा। उस आवेदन के लिए दावा न्याय प्राधिकरण बनेगा, दावा न्याय प्राधिकरण बनेगा। इसका ऑप्शन 1 नंबर पे डी हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे सी हो जाएगा। फिर क्या होगा, दावे न्याय प्राधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति का उपयोग होगा, है ना। इसके तहत पढ़ा जाएगा कि भाई क्या कानून आता है, किस कानून के तहत ये जो केस आया है वो केस को कैसे कैसे रखा जाए, किस धारा में आएगा, कितना कितना क्या बनता है, कितना दंड बनता है या कितना मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और चौथे नंबर पे दावा न्यायाधिकरण का पुरस्कार, मतलब दावा न्यायाधिकरण का निर्णय आएगा, है ना, कि भाई इनको इतना मुआवजा दीजिए, ये दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3 DCAB, ये सीरियल क्रम होगा। ठीक है ना, चलिए हाँ, क्या कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किस का कार्य होता है। सिंपल सी बात है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है डीजल को, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ठीक, डीजल इंजन में। अब देखिए अगला आइए क्या कह रहा है, क्लच, वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है। तो हमने बोला था जो क्लच होता है, क्लच हमेशा फ्लाईव्हील पे जुड़ा होता है। फ्लाईव्हील पे ये क्या करता है, पूरे इंजन का कनेक्शन, है ना, इंजन का कनेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ता है और तोड़ता है। मतलब ये क्लच क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का कनेक्शन फ्लाईव्हील से जोड़ता है और ज़रूरत पड़ने पे फ्लाईव्हील से तोड़ता है। कब ज़रूरत पड़ती है फ्लाईव्हील से जोड़ने की या तोड़ने की, फ्लाईव्हील से तोड़ने की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें गियर चेंज करना होगा, गियर चेंज करना होगा, है ना। नहीं, मान लीजिए हम बिना क्लच का कनेक्शन फ्लाईव्हील से तोड़े गियर चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्लाईव्हील नचता है हमेशा हमारा इंजन के साथ, तो क्लच भी नच रहा होगा। इसी नचते समय ही यदि हम गियर चेंज करेंगे तो गियर टूट सकता है। इसीलिए हम काम क्या करते हैं कि फ्लाईव्हील से कनेक्शन पहले तोड़ देते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम का। वो काम क्या करता है, क्लच करता है। क्लच तोड़ देगा तो हमारा गियर हमेशा रुक जाएगा, इंजन चलता रहेगा लेकिन हमारा गियर रुक जाएगा। अगर रुके हुए गियर में हम गियर आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करता है, गियर बदलने का काम करता है। ठीक, आगे आइए अगला देखते हैं, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों को खसका कर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़ के साथ मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर जाएगा सी। ये पढ़ाएंगे, ये हमारे बैच के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएंगे। ठीक, घबराइएगा नहीं, अभी कल का टॉपिक होगा गियर बॉक्स, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए क्या है, इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने पर क्या कारण हो सकता है। इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है वो कम होने का कारण क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, क्या कारण, या तो वाल्व लीक कर रहा है, ठीक ना, वाल्व में लीकेज है। देखिए हमने क्या किया था, हमने बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका सिलेंडर है, ठीक ना। इसी सिलेंडर में ऊपर क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। ठीक, ये वाल्व लगे होते हैं। यही वाल्व क्या होता है कि इस सिलेंडर को सील करने का, ऊपर से बंद करने का काम करते हैं। और जब ये पूरा सील हो जाएगा तो यहाँ ऊपर प्रेशर बनेगा, पिस्टन दबाएगा तो ऊपर प्रेशर बनेगा, है ना, प्रेशर बनेगा। ठीक, अब वही प्रेशर क्या काम करता है, ताप बढ़ाने का काम करता है। ठीक, जो फ्यूल होता है फ्यूल का ताप बढ़ाता है। ठीक, अब देखिए क्या है, अब यदि यही वाल्व में लीकेज होगा, वाल्व में कहीं लीकेज होगा तो वही हमारा कंप्रेशन प्रेशर लीक कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी। ठीक ना, अब देखिए टॉप गियर किसे कहते हैं, तो टॉप गियर सभी को पता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि गाड़ी टॉप गियर में चलाओ, गाड़ी टॉप गियर में चलाओ। तो टॉप गियर मतलब मान लीजिए हमारी गाड़िया में 1 2 3 4 नंबर गियर है, तो यदि गाड़ी 4 नंबर गियर में चल रही है तो उसी को बोलेंगे टॉप गियर। टॉप गियर मतलब गाड़ी फुल अपना अधिक चाल से चल रही है। जब गाड़ी अधिक चाल से चलेगी यानी कि गाड़ी को हम टॉप नंबर गियर में चला रहे हैं, अधिक चाल वाला गियर, ठीक है ना। ठीक, हाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी गियर अधिक चाल वाला होगा तो वो टॉर्क कम प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क क्या होगा, कम उत्पन्न करेगा, कम मतलब वो गियर शक्ति कम उत्पन्न करता है, उस गियर में शक्ति कम होती है, शक्ति कम होगी। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसकी शक्ति कम होती है, ठीक है ना, ध्यान देना। सिंपल सी बात है। इंजन ऑयल की मात्रा किससे नापी जाती है, ठीक, तो इंजन ऑयल की मात्रा सबसे पहले क्या होता है, उसमें एक स्टिक होता है। कहीं भी इंजन ऑयल आप नापेंगे तो एक यहाँ ढक्कन होगा, ढक्कन के साथ एक स्टिक जुड़ा रहता है, स्टिक, और उसी स्टिक को हम डुबा के या वो अपना तुम्हारा क्रैंक केस के अंदर ही डूबा रहता है। क्रैंक केस के अंदर इंजन ऑयल होता है ना, तो उसी क्रैंक केस के अंदर ये डूबा रहेगा। ठीक, निकाल के देखते हैं कि भाई कितना लेवल है इंजन ऑयल का, या हम इसको खोल के निकालेंगे, कपड़ा से पोछेंगे, है ना, पोछ के फिर से इसको हम कस के फिर देखते हैं कि कहाँ तक डूबा है
है ना। तो इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए स्टिक, डीप स्टिक, इसको बोलते हैं डीप स्टिक, हमेशा हमेशा ये इंजन ऑयल में डूबा रहता है। डूबने का मतलब होता है जो चीज़ डूबा रहेगा उसको बोलेंगे डीप स्टिक, डीप स्टिक, ठीक है ना। चलो देखो क्या है अगला क्वेश्चन, देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है, 88 सेल्फ स्टार्ट प्रयोग करने पर हेडलाइट का क्या होता है। ठीक, देखिए जब भी क्या होता है, जब भी हम गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं या स्टार्टर मारते हैं गाड़ी का, तो स्टार्टर मारने से जो बैटरी होती है, बैटरी का कनेक्शन मोटर को जाता है ना। मोटर क्या करता है, अचानक से सारा करंट खींचता है, और करंट खींचने से यदि हमारी हेडलाइट जल रही तो हेडलाइट थोड़ा धीमा हो जाएगी, हेडलाइट धीमा हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन क्या होता है, हेडलाइट से भी होता है, और उसी का कनेक्शन हमारा मोटर से भी होता है, स्टार्टर मोटर होता है ना। स्टार्टर मोटर क्या करता है, फ्लाईव्हील को घुमाता है, तो जैसे ही मोटर घुमाएगा, मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर करंट ज़्यादा लेगा, बैटरी को करंट कम हो जाएगा, बैटरी को करंट कम हो जाएगा तो बैटरी मैंने हेडलाइट को करंट कम हो जाएगा, हेडलाइट को करंट कम होगा तो हेडलाइट धीमा हो जाएगा, धीमी होती है, ठीक है ना। क्योंकि मोटर सारा का सारा करंट लगभग ले लेता है, मैक्सिमम करंट खींच लेता है, क्योंकि जब भी जब मोटर फ्लाईव्हील को घुमाएगा स्टार्ट करने के लिए गाड़ी, तो फ्लाईव्हील भारी होता है, तो मोटर पे लोड पड़ेगा, तो मोटर करंट ज़्यादा लेगा, मोटर करंट ज़्यादा लेगा तो हेडलाइट को करंट कम हो जाएगा, हेडलाइट को करंट कम हुआ तो हेडलाइट आपकी धीमी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए ये चिन्ह से जुड़ा हुआ है, चिन्ह में क्या बनाया है आपका, ये सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है, आयत में होता है, आयताकार है ये, ठीक। अब देखिए क्या है, इसमें क्या किया है, स्कूटर का साइन बना दिया है, पी का साइन बना दिया, पी का साइन मतलब होता है पार्किंग, पार्किंग होता है, ठीक ना, पार्किंग, ठीक है। उसमें भी स्कूटर बनाया है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि पार्किंग स्थल है, और स्कूटर और मोटर के लिए है, स्कूटर और मोटर के लिए। यदि कार के लिए होगा, यदि सभी गाड़ियों के लिए होगा तो केवल पी बनाया रहेगा, ठीक है ना। और यदि दो पहिया के लिए होगा तो दो पहिया गाड़ी बनाया रहेगा, यदि चार पहिया के लिए होगा तो यहाँ पी बना के नीचे कार बना दिया होगा, ठीक ना, नीचे कार बना दिया होगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्या कह रहा है कि इंजन के ओवरहीट होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। अब देखिए क्या हो गया, हमने बताया था कि हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर के ऊपर हमारा होता है, क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच एक होता है गैसकेट होता है, गैसकेट होता है, ठीक है ना, गैसकेट। ये क्या करता है, दोनों को सील करने में, है ना, दोनों को सील करने में मदद करता है, दोनों को मजबूती से सील करने में मदद करता है, मतलब लीकेज को रोकता है, ठीक है ना। और जैसे ही इंजन में ओवरहीटिंग आती है या इंजन का तापमान बढ़ता है, तो ओवरहीटिंग के नाते ये इसको नुकसान पहुंचता है, ये जलना शुरू हो जाता है, जल जाएगा, या ये हीटिंग हो गई, ये डिफॉर्मेट हो जाएगा, मतलब इसका शेप लगता है बिगड़ने, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ से जब भी ये ओवरहीट होकर शेप बिगड़ेगा तो यहाँ से लीकेज आ जाएगी, या कुछ ना कुछ यहाँ पे तरल पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाता है, तरल पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो गैसकेट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ओवरहीटिंग से, है ना। चलिए क्या बोल रहा है, बड़ी गाड़ियों के पतले टायर जिनका साइज 32 से 6 है या 34 से 7 हो, तो उसमें 75 पाउंड पिछले एवं कितने पाउंड अगले टायर में हवा भरी जाती है, तो 50 पाउंड, ये बताया गया है, सवाल आ चुका है। चलिए क्या है कि ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आता है, ठीक ना, ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आ रहा है, क्या कारण है, ठीक। ब्रेक ड्रम या डिस्क का टेढ़ा हो जाना, ब्रेक ड्रम या डिस्क टेढ़ा हो गया है तो आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको झटका मिलेगा, आपको वाहन में झटका प्रतीत हो गया, झटका फील होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या कह रहा है, आप पढ़ेंगे सवाल, ठीक है ना। 93 कह रहा है कि रबड़ वाले टायर गर्मी से पिघल कर चटक जाते हैं, इसलिए टायरों को जहां तक हो सके गर्मी से बचाना चाहिए, ठीक ना, तेल ग्रीस से भी बचाना चाहिए, ठीक ना। यदि गर्मी से पिघल रहे हैं तो गर्मी से बचाओ और तेल ग्रीस से भी बचाओ। ये तो बहुत इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए टायर की वायु दाब कम होने से क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। तो बताओ टायर की वायु दाब कम होने से
क्या असर पड़ता है? टायर में यदि हवा कम होगी तो हवा कम होने से क्या होगा? स्पीड बढ़ती है? नहीं। माइलेज बढ़ता है? नहीं। ब्रेक तेज लगता है? नहीं। हैंडलिंग खराब होगी, हैंडलिंग, गाड़ी की हैंडलिंग खराब होगी, ठीक है ना। क्या होगा? गाड़ी का माइलेज घट जाएगा, ठीक है ना, और गाड़ी के टायरों को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक, जब हमारी हवा कम होती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पढ़ेंगे, सभी जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। आधुनिक इंजन में कार्बोरेटर की जगह पे क्या उपयोग होता है? तो हमने बताया था कि आधुनिक जो इंजन होता है, आधुनिक इंजन में अब हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? आप सभी को मालूम था कि BS6 नॉर्म आया था हमारे कंट्री में, BS6 में ये कहा गया कि कोई भी वाहन बनेगा तो प्रदूषण कम से कम करना वाहनों का मोटिव होगा, है ना, या वाहनों का ऐसा डिजाइन हो जिससे प्रदूषण कम से कम हो सके। तो उसमें क्या था कि जो कार्बोरेटर था, कार्बोरेटर क्या करता था, एक निश्चित स्पीड से वाहन को या सिलेंडर को ऑयल सप्लाई करता था, ठीक है। तो अब इसी को कम करने के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बेस्ड हमने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया, है ना। इसको हम EFI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, EFI, है ना, इसको EFI भी बोलते हैं। हर गाड़ियों में, आजकल के गाड़ियों में आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा है। यही कंट्रोल यूनिट कई तरह के सेंसर से डेटा उठाता है और डेटा उठा के यही डिसाइड करता है कि सिलेंडर को कितना हमें तेल भेजना है। गाड़ी का लोड पता करेगा, गाड़ी का टेम्परेचर पता करेगा, है ना, ह्यूमिडिटी, माने जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा लेके और क्या होगा, डिसाइड करेगा कि इंजन को कितना तेल सप्लाई देना है, ठीक। तो उसको बोलते हैं EFI सिस्टम उपयोग होता है, ठीक। चलिए क्या कह रहा है अगला, आप देखेंगे। अगला कह रहा है कि जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और उसमें विकिरण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है, थर्मोस्टेट वाल्व 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे ओपन हो जाता है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे ओपन हो जाता है ना। 71 से 82 या 70 से 80, ठीक। थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा और इंजन को कूलेंट सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, इंजन को कूलेंट सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हमारा क्या कह रहा है, देखो, आप एक यू टर्न चाहते हैं लेकिन चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ, ये एक कट है, फिर ये डिवाइडर है, फिर ये आगे जाके एक कट है, ठीक, ये डिवाइडर है, फिर ये आगे जाके कट है, ठीक। आप यहाँ मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे गाड़ी की दिशा में जा रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ से यू टर्न लेना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी क्या करेंगे, दाहिने साइड लेके आएंगे धीरे 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 धीरे, और जब तक आपको यहाँ जगह नहीं मिल रहा है तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ भी आपको नहीं जगह मिला, बहुत ट्रैफिक है, तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ आपको समय मिलेगा आप यू टर्न ले लेंगे, ठीक। तो ऑप्शन पढ़िए क्या है, कम व्यस्त जगह मिलने तक चलते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो कि यू टर्न लेने के लिए यहाँ रुक जाएंगे, रुकना नहीं है आपको। आप रुकेंगे तो पीछे की ट्रैफिक को आप अवरुद्ध करेंगे, पीछे की ट्रैफिक को आप अवरुद्ध कर सकते हैं। कम व्यस्त जगह मिलने तक आप चलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, 97 ध्यान से देखो कि यदि चालक अपना हाथ पीछे आ रहे गाड़ी की ओर हिलाता है तो इसका मतलब क्या है, माने ऐसे ऐसे चालक ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक। ऐसे ऐसे करने का मतलब है पीछे वाली गाड़ी को बोल रहा है कि भाई तुम आगे जाओ, तुमको हम साइड दे रहे हैं, तुम आगे जाओ, या आगे जगह खाली है, तुम साइड, भाई तुम अपना गाड़ी आगे कर लो, ठीक। समझ में आया कि आगे रास्ता खाली है, या हम अपनी गाड़ी धीमी कर रहे हैं या गाड़ी साइड कर रहे हैं, आप आगे चले जाइए, मतलब ओवरटेकिंग के लिए उसको बोल रहा है कि आप ओवरटेक हमको कर सकते हैं, अलाउ कर रहा है। ये उसको ओवरटेक करने का संकेत देता है कि आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, मैंने पास देता है, कहने का मतलब है सिंपल पास देता है, पास देना कहते हैं इसको, पास देना अपने भाषा में, ठीक, पास देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है कि सामने या दाएं से आने वाले गाड़ियों को रोकने के लिए कांस्टेबल गाड़ी के सामने मुंह करके
ठीक ना, ध्यान से पढ़िएगा। सामने से या ये दाएं से, इधर से, ठीक, आ रही है गाड़ियाँ, ठीक, उनको रोकने के लिए, है ना, अपनी भुजा कंधों के ऊपर उठाता है तो हथेली को गाड़ियों की तरफ करता है, मतलब ये ऐसे कर रहा है। दाहिना हो गया, हई हो गया, और सामने से तो दाहिना साइड ऐसे करेगा कांस्टेबल, ये साइन देखो ऐसे, ये हाथ ऊपर उठाएगा ऐसे, ठीक ना। तो कौन सा हाथ हो जाएगा, दाएं से है तो दायां हाथ, दायां हाथ, मतलब ऐसे ऊपर उठाए रहेगा ऐसे, ये वाला हाथ ऊपर, ये ऐसा दाहिना ऐसे उठाया रहेगा ऐसे, ठीक। तो ये होता है रोड साइन, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, रोड सेंस का क्या अर्थ होता है ना, गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए सूझबूझ से काम लेना, बिल्कुल सही है। जिसकी साइड पर रुकावट हो उसको रुक जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हमारे साइड पर रुकावट है तो हम दूसरे के उल्टा साइड जाके गाड़ी लेके निकाल लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, पांचों इंद्रियों का बराबर उपयोग करना चाहिए। सभी के सभी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ध्यान देना, जो मोटर वाहन के क्वेश्चंस हैं, मोटर वाहन के मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है कि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक रूल्स यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रिवियल नहीं है सवाल, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ट्रैफिक रूल्स से, तो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। जनरली सवाल पूछे जाएगा कि एम्बुलेंस को रास्ता कैसे देंगे, डिवाइडर को पार कैसे करेंगे, सड़क को पार यदि कोई कर रहा है तो हम उस केस में क्या रिस्पांस देंगे, ठीक। तो आप जब भी मोटर वाहन सेक्शन को डील करेंगे, देन बी कूल बी काम, आप दिमाग को ठंडा रखेंगे, दिमाग को काफ़ी कूल रख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि यदि कोई बच्चा मोटर वाहन अधिनियम पढ़ता भी नहीं है या मोटर वाहन के क्वेश्चंस को मैंने या उसके सिलेबस को नहीं भी देख के जाता है तो मिनिमम 20 से 20 सवाल तो कर ही लेगा सही, ठीक। बाकी यदि 40 में 40 चाहिए तो आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसी के साथ आज की सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।